प्यारे बच्चों, आप सभी का ज्योग्राफी का क्लास में स्वागत है। और आज हम पाठ जो है वो शुरू कर रहे हैं मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये ज्योग्राफी का तीसरा लेसन है। तो पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि मानव विकास क्या क्या है और उसके मानव विकास के सूचक कौन कौन से हैं, अर्थात इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। और इसमें जो मानव विकास है तो इसके जो सूचक है वो विकास के सूचक, शिक्षा के सूचक, सामाजिक सूचक, तो इन पर आज हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव विकास किसको कहते हैं। मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक मानव विकल्पों के साथ विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। अर्थात मानव विकास में स्वस्थ भौतिक पर्यावरण हो, उसके साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता हो तथा उसके अतिरिक्त उसको अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सशक्तिकरण के अवसरों की वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है उसको हम मानव विकास कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मानव विकास में गांवों में तथा नगरों में कई प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मलिन बस्तियों में स्त्रियों की जो दयनीय स्थिति है, पर्यावरण प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है तथा ध्वनि प्रदूषण के कारण ये जो मानव विकास है इसमें असमानता होती चली जाती है। और निर्धनों के सामर्थ्य में गिरावट के 3 कारण हैं। नंबर 1 है सामाजिक सामर्थ्य में कमी। यह कमी विस्थापन की वजह से होती है और विस्थापन के कारण जब लोग चले जाते हैं तो संबंधों में वो प्रगाढ़ता नहीं रह जाती है, तो इसकी वजह से उनके सामर्थ्य में ये गिरावट होती है। दूसरा है पर्यावरणीय सामर्थ्य में कमी। प्रदूषण के कारण ये अत्यधिक प्रदूषण है, इस वजह से उनके निर्धनों के सामर्थ्य में ये गिरावट आ जाती है। तीसरा है व्यक्तिगत सामर्थ्य में कमी। अगर व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो उसके व्यक्तिगत सामर्थ्य में कमी आ जाती है, जो कि निर्धनता की गिरावट में एक बहुत बड़ा कारण बनती है। इससे जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विकास में जो असमानता पाई जाती है और पश्चिमी देशों की ये धारणा है कि प्रादेशिक असमानता पर्यावरण संकट सहित सभी रोगों का उपचार है। विकास के लिए जो सबसे पहला जो कार्यक्रम हुआ यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट 1990 में आई, तब से इसका प्रकाशन हर वर्ष किया जाता है। और विकास के लोगों के लिए विकास है, ना कि लोग विकास के लिए, ऐसा उनका मानना था। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास का जो योजना हुई, जो कार्यक्रम हुआ, उसकी धारणा ये थी। अब आते हैं कि भारत में मानव विकास। तो भारत में मानव विकास अगर देखते हैं
तो 189 देशों में भारत का विकास जो सूचकांक श्रेणी है वो 130वें स्थान पर है। और ये श्रेणी आपके सामने है स्क्रीन पर, और इस पे हम नज़र डालते हैं कि ये भारत और कुछ अन्य देशों के मानव विकास सूचकांक मूल्य हैं। नॉर्वे सबसे नंबर 1 पर है, दूसरा स्थान आपका ये जर्मनी का है, तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का, फिर यूनाइटेड किंगडम का है, और अपना देश जो भारत है वो 130वें स्थान पर है, और पाकिस्तान 150वें स्थान पर है। और ये यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है वो 2018 की है। तो इससे हमको ये पता लगता है कि हमारा जो देश का जो विकास है वो अभी भी उतना नहीं हुआ है कि जितना इसको होना चाहिए था। फिर कुछ लोगों ने इस पर जो है वो आपत्तियां उठाई कि किसी जगह का विकास ज़्यादा है, किसी जगह का कम है। तो ये जो टेबल है तो इस पे लोगों ने ये आपत्तियां उठाई कि कभी-कभी इसके कारण है कि जहाँ पर विकास ज़्यादा हो सकता है कहीं पे कम हो सकता है। जैसे ऐतिहासिक कारण है, अगर साम्राज्यवाद है और उपनिवेशवाद जैसे कि अपने भारत में था तो उसके कारण से विकास में ये पिछड़ गया, और इस तरह से वो सूची भी प्रभावित हो जाती है। इसी तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर ये विकास जो है वो प्रभावित हो जाता है। मानवाधिकार के उल्लंघन के कारण जो व्यक्ति को विकास के लिए जरूरी चीजें चाहिए, जैसे शिक्षा चाहिए, जैसे स्वास्थ्य चाहिए, उसका सामाजिकरण ये सही ढंग से विकसित नहीं हो पाता। इसी तरह से सामाजिक भेदभाव, यहाँ पर आतंक ज़्यादा है, अपराध ज़्यादा है, तो इससे इसका भी प्रभाव इसमें पड़ता है। ये आपत्तियां उठाई गई। राजनीतिक कारण है, सरकार का स्वरूप। जिस जगह पर सरकार ये देखना पड़ेगा कि प्रजातांत्रिक वहाँ पर सरकार है कि वहाँ पर सैनिक सरकार है। तो अगर प्रजातांत्रिक सरकार है या एकात्मक सरकार है तो इनका भी जो है ये प्रभाव पड़ता है। और ये भी आपत्ति उठाई गई कि ये जो सूची है इसमें ये खामियां हैं, परंतु उसमें धीरे धीरे वो सुधार भी किया जा रहा है। तो अब आते हैं कि भारत की योजना आयोग की तरह भी भारत में जो अनेक राज्य हैं उन्होंने भी ये जो संकेत हैं, यूएनडीपी के जो संकेत हैं उनके विकास की सूची और उनके क्रम जो है वो भी भारत ने भी अपनाए हैं। उसी संकेतों के आधार पर भारत ने अपनी लिस्ट बनाई है, और इसी तरह से भारत ने अपने राज्यों के लिए खास करके ये दिया है कि उसके राज्य भी जो है वो अपनी अपनी सूची इस तरह से बनाएं। तो अब हम देखते हैं कि विकास के हमारे पास सूचक कौन कौन से हैं। विकास के सूचक जिसको आप डेवलपमेंट इंडिकेटर कह सकते हैं। आर्थिक उपलब्धि ये विकास का सूचक, स्वस्थ जीवन ये विकास का सूचक है, और असामाजिक सशक्तिकरण ये भी सूचक है विकास का, मानव विकास सूचक। तो इस तरह से ये सूचक हैं जो कि हमको ये बताते हैं कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है किसी भी जगह का। अब आइए कि आर्थिक उपलब्धि पहला देखते हैं। ये भी विकास का सूचक है, किसी भी देश के विकास का, मनुष्य के विकास का ये महत्वपूर्ण पहलू होता है। समृद्ध संसाधन, सभी निर्धन, दलित और हाशिए पर जो लोग छोड़े गए हैं उनकी पहुंच उत्पादकता, कल्याण और मानव विकास की कुंजी है। भारत में 2011 में गरीबी रेखा से जो नीचे
ग्रामीणों का जो प्रतिशत अगर आप देखें तो 27.7%, जबकि शहरी जो है वो प्रतिशत है 13.7, और देश का जो प्रतिशत था 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जो है वो जीवन यापन कर रहे थे। तो इस तरह से 30% से अधिक जो जनसंख्या है ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दादर नगर हवेली और मध्य प्रदेश, इसमें से अगर हम आगे हम सूची दिखाएंगे, उस सूची में कैटेगराइज अगर आप करते हैं तो 3 तरह के आपको देश दिखाई पड़ते हैं। पहला है, दूसरा और तीसरा। तो पहला 30% से भी ज्यादा जो गरीबी रेखा के नीचे वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? ये हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दादर नगर हवेली, मध्य प्रदेश। दूसरे हैं 10% से 20% वाले जनसंख्या के, जिनके गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, ये गुजरात है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड। तो इस तरह से ये 10 से 20% लोग यहाँ की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। इसी तरह से 10% गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पांडिचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन दीव। ये 10% से नीचे यहाँ की जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जो है वो जीवन यापन करती है। तो ये जो आपकी तालिका है, ये देखिए कि इसमें गरीबी रेखा, भारत में जो गरीबी है ये राज्यवार, आंध्र प्रदेश में 9.20 है, अरुणाचल में 34%। ये लोग गरीबी रेखा के नीचे पूरा रहने वाले लोग हैं। और अगर आप इसमें देखें तो जो सबसे आपका जो स्थान है, तो ये आपके गरीबी रेखा के नीचे बिहार देखिए, बिहार में 33, छत्तीसगढ़ 39, छत्तीसगढ़ में 39% जो है वो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं, जो कि सबसे ये कम है। अब अगर हम जीडीपी को देखें, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अर्थात संपूर्ण उत्पादकता, देश की संपूर्ण उत्पादकता, जितना उत्पादन होता है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो उसको जीडीपी कहते हैं। तो इस जीडीपी से जो है ये पता नहीं चलता है कि विकास जो है वो सम्यक रूप से हुआ कि ना हुआ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, उन्हीं का उसमें उत्पादन के साधनों पर ज्यादातर हिस्सा है और उस वजह से जीडीपी बढ़ सकती है, लेकिन इससे गुणवत्ता का पता हमें नहीं चलता है। अब दूसरा वाला जो है, हम जो इंडिकेटर है विकास का, वो है स्वस्थ जीवन के सूचक, रोग रहित, पीड़ा रहित। फिर जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया, स्वच्छ रहित, रोग रहित और पीड़ा रहित व्यक्ति का जब विकास होता है तो सही अर्थों में वही विकास होता है। और इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन जो है वो चलाया गया, जिसमें कारखानों का जो जल है, कचरा है, सीवर है तथा खुले में शौच से जो मुक्त करने का ये प्रयास हमारे यहाँ चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा हमारा एक विकास का मापदंड जो है वो निर्धारित करता है। इसी तरह से जो मृत्यु की दर, इसकी वजह से 1951 में जो मृत्यु दर 25.1 थी, वो 2015 में 6.5 प्रति हजार हुई, अर्थात 1000 में लोग 1951 में 25 लोग मरते थे, जो कि अब ये घट करके मृत्यु दर 6.5 हो गई है। इसी तरह से शिशु की मृत्यु दर, जो कि पहले
1951 में 148 थी, आज जो है वो घट करके प्रति हजार में 37 प्रति हजार हो गई। जीवन की प्रत्याशा, अब जीवन की प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको कहते हैं, अर्थात जीने की जो उम्र है, तो 1951 में 37 वर्ष पुरुषों की, ध्यान दीजिए, पुरुषों की उम्र जीने की 37 वर्ष थी, जो कि अब जो मनुष्य की जो जीने की प्रत्याशा रह गई, अर्थात मनुष्य अब 66.9 वर्ष तक, अर्थात 66 वर्ष, बल्कि 66.9 का मतलब है कि 67, लगभग 67 वर्ष जीता है। इसी तरह से जीवन प्रत्याशा महिला की देखें, जो कि 1951 में 36 अर्थात 36 वर्ष जीती थी, अब क्या हो गया है कि वो 70 वर्ष तक जीने लगी हैं। इसी तरह से जन्म दर जो 40 था पहले, 100 में 40 बच्चे पैदा होते थे, अब 100 में 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तथापि ये जन्म दर अभी भी ज्यादा है दूसरे देशों से जब हम मुकाबला करते हैं। अब आ जाइए कि लिंग अनुपात एक समस्या बहुत बड़ी है, जो कि लिंग अनुपात का मतलब है सेक्स रेशियो, अर्थात स्त्री और पुरुष के बीच में सबसे खराब स्थिति पंजाब और हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो 0 से 6 वर्ष के जो बालक थे उसमें यहाँ पर देखिए 850 बालक प्रति हजार में, प्रति हजार लड़कियों में, प्रति हजार अर्थात 850 बालिकाएं हैं, गर्ल्स हैं, और लड़के जो है वो 1000 में 850 बालिकाएं ही हैं, जो कि बहुत खराब ये दशा है। इस तरह से ये समूचे विकास को जो है वो प्रभावित करती है मानव के, तो इसको हमें इस लिंग अनुपात को भी ठीक करना होगा। और सबसे खराब जो दशा है पंजाब और हरियाणा में ये दशा है। फिर आ जाइए कि सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक कौन कौन से। सामाजिक सशक्तिकरण अर्थात विकास जो है वो उससे मुक्ति है, विकास मुक्ति है, भूख, गरीबी और बंधुआपन, दासता, असमानता, निरक्षरता आदि से मुक्त जब हमारा देश होगा, तो यही विकास की हमारी कुंजी है। अर्थात हमको अगर विकास करना है तो असमानता, निरक्षरता और दास प्रथा है या बंधुआ प्रथा है, इससे भूख, इन सब से हमको बहुत दूर होना होगा, इन सब को हटाना होगा, इन सब से हमको आजादी जिसको कहिए वो जब मिलेगी पूरी तरह से, तभी ये हम विकसित कहलाएंगे। अब अगर देखिए कि साक्षरता जो है वो हमारी कितनी है, क्योंकि जो इन सब में साक्षरता और निरक्षरता बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। गरीबी, बंधुआ और जो दासता है, असमानता है, तो वो हमको जो शिक्षा है यही बहुत बड़ा पैमाना है, जो शिक्षा हमको इन सब से निजात दिलाती है। तो शिक्षा की साक्षरता की दर जो हमारी 2011 में थी तो वो ये 74.04% थी। इसी तरह की स्त्री की जो साक्षरता थी ये 65% थी, अर्थात 65 स्त्रियां जो है 100 में यही क्या है कि पढ़ी लिखी हैं। अगर दक्षिण भारत को देखें तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा ये पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे बिहार में साक्षरता सबसे कम है, ये 63.82, जबकि केरल और मिजोरम में आप देखिए तो केरल में 93.09 और मिजोरम में जो है ये 91.58 है। ग्रामीण, मजदूर और अनुसूचित जातियों में ये फर्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है, अर्थात साक्षरता और निरक्षरता का जो ये पैमाना है ये और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारी दी गई है राज्य और कुल
साक्षरता, स्त्री साक्षरता भारत में कितनी थी? 74.04 2011 के आंकड़े हैं। जम्मू कश्मीर में 68%, 58% स्त्री की जो साक्षरता है। तो ये सूची हमको हिमाचल प्रदेश, पंजाब में साक्षरता 76, उत्तराखंड में 79 स्त्री की जनसंख्या ये साक्षरता है 70। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे केरल के अगर आप आ जाएं तो साक्षरता दर है 93.91 और ये स्त्रियों की है 91.98। ये सब 2011 के अनुसार आंकड़े हैं। तो इससे भी विकास जो है वो हमारा प्रभावित होता है। अब आ जाइए कि मानव विकास के सूचक कौन कौन से हैं। तो पहले ही बताया गया कि विश्व में 131वें स्थान पे भारत का स्थान है। भारत में केरल, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब और 23 राज्यों में मानव विकास तो ऊपर है, जबकि सबसे जो नीचे वाला है वो छत्तीसगढ़ है। आपकी जो सूची है वो इसमें देखिए भारत की है। ये केरल सबसे नंबर 1 पर है और इसको विकास के जो सूचकांक है ये 700.790 इसको मिला है। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, गोवा और सबसे जो आप आखिरी में ये चलिए ये छत्तीसगढ़ ये 23वें स्थान पर है जो कि सबसे निम्न है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। तो जो नए माल्थसवादी थे, ध्यान देना है कि माल्थस जो है 18वीं शताब्दी में पैदा हुए और इन्होंने अपना विकास, जनसंख्या विकास को एक सिद्धांत दिया था जिसका मतलब ये होता है कि संसाधन और मनुष्य अर्थात जनसंख्या के बीच काफी फर्क होता है। उत्पादन जो होता है वो 1, 2, 3, 4 के अनुसार बढ़ता है, जबकि जो जनसंख्या बढ़ती है वो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 इस तरह से ये जनसंख्या दुगुणित होती चली जाती है। ये था माल्थस का सिद्धांत। लेकिन जो नव माल्थसवादी थे उन्होंने ऐसा माना कि प्रसन्नचित्त शांत जीवन के लिए जनसंख्या और संसाधनों का जो है ये एक संतुलन होना जरूरी होता है। और ये माल्थस की जनसंख्या की जो सिद्धांत था और उस पर इन्होंने जो है वो अपनी चिंता व्यक्त की थी माल्थस ने। गांधी जी ने भी ये कहा है कि औद्योगिकीकरण द्वारा नैतिकता, आध्यात्मिकता, स्वावलंबन, अहिंसा और पारस्परिक सहयोग तथा पर्यावरण पर उनकी बहुत बड़ी चिंता थी, क्योंकि ये सब कारण हैं जो कि मानव के विकास में अवरोध बनते हैं। और गांधी जी ने यहाँ तक कहा था कि व्यक्तिगत मितव्यता, सामाजिक धन की न्यासधारिता, सामाजिक धन की न्यासधारिता का मतलब है कि सब कुछ जो है वो जो समाज के बड़े लोग हैं वो ये न समझे कि धन जो है उनका है, बल्कि इस पर समाज का अधिकार